55 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हज़रत अमीर खुसरो अलैहि रहमा की शख्सियत वो अबकरी शख्सियत, वो हमा पहलू शख्सियत, जिसके एक पहलू से अगर हम बात करेंगे तो ये रात काफ़ी नहीं हो सकती, लेकिन एक मुख्तसर से वक्त में तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए गुफ्तगू होगी और इजमाली तौर पर आपकी शख्सियत और मौजूदा दौर में उसकी अहमियत और अफादियत के ताल्लुक़ से गुफ्तगू होगी। हमारी गंगा जमनी तहज़ीब जो 1000 साल पर मुनहसर है, इस तहज़ीब की इर्तिका के साथ हिंदुस्तान ने जो तरक्की की, तहज़ीब और सकाफ़त के तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए इल्म, सनत और हिरफत में इसने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, हिंदुस्तान की सरजमीन एक सोने की चिड़िया जो बनी, उसके बुनियाद गुजारों में, उसके पायनियर्स में जिन लोगों का नाम सर फहरिस्त है, उनमें हज़रत अमीर खुसरो का नाम है। एक शायर की हैसियत से, एक मौसीकार की हैसियत से, एक सूफ़ी मनीष अल्लाह हवाले की शख्सियत से की हैसियत से आपकी शख्सियत तहज़ीब और सकाफ़त को अपने असरी अहद से निकाल कर तरक्की की राह पर, उस वक्त हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क बना, उसके लिए आपने कोशिश की। ज़ुबान व बयान के लिहाज से हिंदी और उर्दू जो बहने गिनी जाती हैं, समझी जाती हैं, मानी जाती हैं, इसकी तश्कील में आपने हिस्सा लिया। वो तहज़ीबी और अखलाकी अक़दार जिनकी बुनियाद पर हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी शख्सियात ने अपना लोहा मनवाया, उसकी तश्कील, उस माशरे की तश्कील करने में जिन लोगों ने अपना खूने जिगर सर्फ किया, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, उनमें एक नाम अमीर खुसरो का है। हम तो सिर्फ उनके चंद दोहों से जानते हैं, हम तो उनकी फारसी की मसनवियों से जानते हैं, हम तो मौसीकी के चंद रागों से उनको जानते हैं। सिर्फ वो इतने पर मुनहसर आपकी शख्सियत नहीं है। अमीर खुसरो की हमा पहलू शख्सियत के इतने अज्जा हैं कि सिर्फ हम अज्जा बयान करना चाहेंगे तो आज की ये महफिल तंगी दामा का शिकवा करेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि इजमाली तौर पर जो उनके कारहाय नुमाया है, उसके कुछ पहलू आपके सामने पेश किए जाएं। गुफ्तगू जब आगे बढ़ेगी, जब हम तमाम पहलुओं को अपने खास तौर पर सोहेल भाई अपने जब अंदाज में पेश करेंगे, आपको उस वक्त अंदाज़ा होगा किस जीनियस, किस अबकरी शख्सियत, किस नाबे रोज़गार के बारे में आज हम तज़किरा करने बैठे हुए हैं। मैं इसलिए चाहूँगा कि इब्तिदा का आगाज़ किया जाए। आपके हिंदुस्तानी होने के लिहाज से, उर्दू ज़ुबान और हिंदी की तश्कील के लिहाज से आपके क्या नुमाया कारनामे हैं। मैं सोहेल भाई से गुजारिश करूंगा इस तमहीद के साथ कि वो बात आगे बढ़ाएं, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह हम सब शामिल हो जाएंगे। मैं सोहेल भाई से दरख्वास्त करूंगा कि इस पहलू से शुरू कीजिए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कोहिनूर म्यूज़िक अकेडमी का, उनके रूह रवां अबुल फैसल साहब का कि इतनी खूबसूरत महफिल और ऐसी अबकरी शख्सियत हज़रत अमीर खुसरो हमा जिहत, हमा मौसूफ, हमा सिफत, जैसा कि लईक भाई ने बताया। और दस्तूर तो ये चला आ रहा था, कहा जाता है कि बड़े जब नहीं रह जाते हैं तो छोटे बड़े हो जाते हैं। ट्रेजेडी है एक तरह की। उससे बड़ी ट्रेजेडी ये है जो आज की है कि बड़े मौजूद हैं और छोटे को बड़ा कहा जा रहा है। ये आपकी मोहब्बतें, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। जहां तक कि हजरत अमीर खुसरो की बात है,
اور جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت اجمالی سا ایک ایسا خاکہ حضرت امیر خسرو کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں، جس میں کس پیرامیٹر میں اور ہماری بات کی تفصیل جو ہے مکمل کرو طریقے سے جو ہے وہ سے آپ کے سامنے رکھا جا سکے۔ دیکھیے کہا تو یہ جاتا ہے جیسا کہ تاریخوں میں آیا ہے، تواریخ میں آیا ہے کہ حضرت امیر خسرو اپنے بچپن میں 20 سال کی عمر تک ان کے والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا۔ ماں ہندوستانی تھیں اور وہاں باہر سے آئے تھے ترکی سے، سب کو معلوم ہے، مشہور بات۔ 20 سال کی عمر میں حضرت امیر خسرو نے اپنا پہلا دیوان لکھا۔ سمجھیے 20 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، لڑکپن ہے ایک طرح کا، نوجوانی کا عالم ہے۔ پہلا دیوان تحفۃ الصغر جو ہے انہوں نے 20 سال کی عمر میں لکھ لیا۔ 10-12 سال اور گزرتے ہیں، دوسرا دیوان لکھا، وسط الحیات۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ کیا نظر رکھنے والا انسان تھا کہ وسط الحیات کہتا ہے، حیات کا وسط آ گیا ہے، مڈل ایج۔ 10-12 سال اور گزرتے ہیں، تیسرا دیوان وہ مکمل کرتے ہیں، غرۃ الکمال۔ دیوان کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے غرۃ الکمال، ایک ایسا چاند جو اپنے کمال پہ ماہ کامل ہو چکا ہے۔ یعنی کہ اس شخص کو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر کتنی بصیرت انگیز تھی کہ اپنی زندگی میں اپنا دیوان جو کہ تیسرا دیوان جو 42 سال کی عمر میں انہوں نے مکمل کر لیا تھا، وہاں انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ یہ میرا غرۃ الکمال ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے آگے ایک الگ سفر خسرو کا شروع ہوتا ہے۔ یہ 20 سال، یہ 10 سال، پھر یہ 10 سال، 40 سال کا عرصہ، یہاں تک یہ خسرو ایک مختلف شخصیت ہے۔ 40 سال کی پختہ عمر کے بعد پورے ذوق و شوق کے ساتھ حضرت امیر خسرو ہمیں حضرت نظام الدین اولیاء قبلہ محبوب الہی کی بارگاہ میں دکھائی دیتے ہیں۔ یعنی کہ تصوف کا وہ رنگ جو بچپن سے کہیں کہیں ان کی زندگی میں شامل ہوتا رہا تھا، اب اپنے اوج کمال پر پہنچتا ہے، اور 40 سال کی اس پختہ عمر میں وہ تصوف کی طرف پوری طرح سے مائل ہوتے ہیں، اور ایک نیا خسرو، ایک علیحدہ خسرو، ایک علیحدہ صلاحیت کا خسرو ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ گراف ہے موٹا موٹا سا حضرت امیر خسرو۔ اس درمیان میں 5 شہنشاہوں کی دربارداری بھی گزرتی ہے۔ اس پورے اسپین آف ٹائم میں اتنی ساری مثنویاں انہوں نے لکھی، تقریباً 4 لاکھ اشعار کہے جاتے ہیں کہ انہوں نے لکھے۔ یہ سارا کام اب اس میں یہ کیسے مانا جائے، کیسے کہا جائے، کس نقطے سے بات شروع کی جائے۔ میں شکر گزار ہوں اگین لیک صاحب کا کہ انہوں نے ایسی بات کہی تھی کہ جہاں سے بات کا آغاز کیا جا سکتا ہے، ہندوستانیت، حضرت امیر خسرو کی شخصیت اور ان کے کلام میں۔ ہندوستانیت کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی حضرت امیر خسرو کی زندگی میں جو کسی راتوں رات آ گئی ہوگی، بلکہ یہ وہ 40 سال کم سے کم تھے جو اس لڑکپن کی زندگی سے لے کر کے 40 سال کا وہ عرصہ جس میں حضرت امیر خسرو ہندوستان میں 4 کھوٹ، کیا سینٹر دلی، کیا اوپر نارتھ میں بنگال تک، کیا ادھر ایسٹ میں لکھنؤتی تک، کیا ادھر ساؤتھ میں دکن تک، دیہگری تک، یہ شخص گھومتا رہا، جنگوں میں شامل ہوتا رہا، دربارداری کرتا رہا، ہر زمین کے ہر دریاؤں کا پانی پیتا رہا، اور ان کی زبانوں سے فیضیاب ہوتا رہا، جو ان کے کلام میں جا بجا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ جہاں گئے وہاں کا رنگ اپنایا، وہاں کی زبان سیکھی، وہاں کے الفاظ اختیار کیے، وہاں کی ٹریڈیشن کو دیکھا، اور نہ صرف دیکھا برتا بلکہ اپنے کلام میں سمو دیا، اور وہ آج تاریخ کا حصہ بن گیا۔ آج ہم جتنے حوالے دیکھتے ہیں ہندوستانی تہذیب کے تعلق سے حضرت امیر خسرو کی، چاہے وہ کہہ مکرمیاں ہوں، وہ پہلیاں ہوں، وہ غزلوں کے اندر چیزیں آ گئی ہوں، بلکہ بڑا معتد بحث آپ کی مثنویوں میں ہے،
मसनवियों के साथ हमारे हिंदुस्तानियों की जो आज की जो सूरत हाल है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि वो फारसी में लिखी हुई है, इसलिए एक जबान की आड़ हमारे बीच में पैदा हो गई। हो सकता है अगर ये उर्दू में होती तो हम पूरी तरह से खुसरो की उस कलाम को, उनके कलाम के वसीले से बराह रास्त पूरे उस जखीरे को खंगाल सकते, लेकिन इस जबान की आड़ बहरहाल हमारे सामने रही। लेकिन जहां तक कोशिश की गई और समझा गया, जहां तक मैंने समझने की अपने नाकिस फहम में कोशिश की, तो उन मसनवियों में पूरा हिंदुस्तान आपको दिखाई देता है। वो बादशाह का कसीदा लिख रहे हैं, किरानुस्सादैन जैसी मसनवी लिख रहे हैं जिसमें एक बाप और बेटे के दरमियान जो चक्करश हो गई, दोनों बादशाह हैं, लेकिन ये दोनों को मिलाने की जो कोशिश में 4000 अशार पर मुश्तमिल जो ये मसनवी है, सिर्फ बाप बेटा का अहवाल तो नहीं था ना, इसमें वहां दिल्ली के, बंगाल के जो रसूमात थे, जो ट्रेडिशंस थी, जो अल्फाज थे, वो सबके सब चले आ रहे हैं। कैसा लिबास होता था, कैसी वज़ाक़त होती थी, कैसे ज़बान के तेवर हुआ करते थे, सारे के सारे बयान कर दिए उन्होंने। तो वो सिर्फ और सिर्फ बबरा खान की और केकबाद की दरमियान एक चपकलश को खत्म करने की मसनवी नहीं थी किरानुस्सादैन, बल्कि वो हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत का एक ऐसा मंजरनामा है कि वो हमें साफ साफ उसमें दिखाई देता है। अच्छा, जिस हवाले से हम हिंदुस्तानियत को अच्छी तरह से समझ पाते हैं या देख पाते हैं, जहां जबान की बहुत आड़ नहीं रह जाती है, वो उनका हिंदवी कलाम है, वो उनका ब्रज और अवधि का मुश्तरका जबान का कलाम है, वो दोहों में आ जाता है, वो उन गजलों में आ जाता है जो ऐसी फारसी में लिखा है जो तसव्वुफ के कव्वालों के जरिए से या गवैयों के जरिए से हम तक पहुंच गई हैं। मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि वो जो एक कई लाख अशार पर मुश्तमिल जो अशार हैं उनके, वो अगर पूरी तरह से हमारे सामने आते तो दर हकीकत एक ऐसी तारीख हिंदुस्तानियत की हमारे सामने आ जाती जिसकी तफहीम आज तक की, लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब है, हिंदुस्तान की ऐसी वर्सटाइल और जरखेज तहजीब है, ये सिर्फ ऐसा लगता है कि बात ही बात है, और जब उतरते हैं हम तो खाल से नीचे नहीं उतर पाते, उसकी हड्डी और गोश्त तक या खून तक नहीं पहुंच पाते। वो हड्डी, वो गोश्त, वो खून और वो रूह हिंदुस्तानियत की वहां अब भी दफन है, और वो मुंतजिर है इस बात की कि उसे दरियाफ्त किया जा सके। मैं, जैसे लेक साहब ने इशारा किया और कल से मेरी लेक भाई से बात भी हो रही है, मैं चूंकि ये नुक्ता आपने उठाया और ये बातें फौरी तौर पर मेरे जहन में आई, तो मैं अब ये कहूं कि बड़ी मामूली सी बात लगती है कि ईरान में गुल और बुलबुल का जिक्र होता था जो आज तक हमारा उर्दू का शायर इस्तेमाल करता है, लेकिन हजरत अमीर खुसरो ने चंपा और चमेली और बेला तक का इस्तेमाल किया। और सिर्फ इन फूलों की बात नहीं है, परिंदों की बोलियां और वो हमारी ट्रेडिशन जो थी वो उसका बयान। मैं लईक भाई से दरखास्त करूंगा कि नुक्ता जो आपने उठाया इसके बारे में आपके जहन में यकीनन कुछ होगा, आप इसके बारे में कुछ रोशनी डालें, मैं आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया सोहेल भाई। सबसे पहली बात, और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।